So we'll go ahead with next question, question number 10. If E, L, M and G denote the quantities as energy, angular momentum, mass and constant of gravitation, universal gravitational constant respectively, then the dimensions of P in the formula E L square m raised to -5 and G raised to -2 are. तो सबसे पहले read the question very carefully. E energy है, L लेंथ नहीं है, L है एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि मेनी टाइम्स इन हरी L मतलब लेंथ लोगे तो फिर आंसर अलग आएगा, मे नॉट मैच विथ योर ऑप्शंस. तो E एनर्जी, L एंगुलर मोमेंटम, मास इज m एंड G इज कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. आपका पूछा है P के डायमेंशंस क्या आएंगे. सिंपल सा क्वेश्चन है. तो P के डायमेंशंस फाइंड करने हैं अगर आपको, तो E के डायमेंशंस, L स्क्वायर के डायमेंशंस, मास के डायमेंशंस रेज टू -5 एंड G के डायमेंशंस रेज टू -2. अब पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने ऑलरेडी L के जिसके G के डायमेंशंस फाइंड किए थे, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू रिमेंबर क्या था, m-1 L3 T-2. L से फाइंड करना पड़ेगा एनर्जी के डायमेंशंस यू ऑलरेडी नो, m1 L2 T-2. तो वी ऑलरेडी नो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, m1 L2 T-2. सिर्फ एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस फाइंड कर लेंगे. मास तो मास ही है, m raised to -5, और G के डायमेंशंस वी हैव फाउंड आउट ट्वाइस इन द लास्ट लेक्चर विच यू रिमेंबर, m-1 L3 and T-2 raised to -2. गुड. देन एंगुलर मोमेंटम होता है, इफ यू रिमेंबर, मैं सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूँ, यू शुड नो दिस. एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस. लीनियर मोमेंटम इज mv इनटू r. तो एंगुलर मोमेंटम इज m raised to 1, वेलोसिटी इज L1 T-1 एंड r इज अगेन L1. तो m1 L2 T-1, m1 L2 T-1. अब ये डायमेंशंस आपको यहाँ सब्सटीट्यूट करने हैं, m1 L2 T-1 का स्क्वायर, क्योंकि L का स्क्वायर था तो एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर था, दैट्स व्हाई यू आर सपोज टू स्क्वायर इट. तो ये आ गया आपका m1 L2 T-2, m2 L4 T-2, m-5 m-2 L-6 -6. क्यों? क्योंकि ये माइनस था ना इधर पावर में. गुड. एंड T माइनस एंड माइनस प्लस 4. सिंपल. 1 2 3 -5 इज -2, -2 एंड -2 इज -4. तो m का पावर -4, n का पावर -4 एक भी जगह पे नहीं है. +4 0. कहाँ -2 नहीं आएगा? m कौन सा लास्ट में, ओके, इधर +2 आएगा. वेरी गुड. तो 0 हो जाएगा ना, तो इट विल बी 0. 1 2 3 -5 -2 +2 दैट इज 0. L2 4 6 और 6 कैंसिल हो गया क्या? L0 m0 L0 एक ही ऑप्शन है, हो गया ख़त्म, विच इज़ बेसिकली लास्ट ऑप्शन. T-2 और +4, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन गया ये. अभी यही क्वेश्चन दे कैन फ्रेम इन अ डिफरेंट वे. आपको बोल सकते हैं इफ E इज एनर्जी, L इज एंगुलर मोमेंटम, M इज मास, G इज कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, देन अ फिजिकल क्वांटिटी P गिवन बाय E, L square m raised to -5, G raised to -2 represent length, time, maybe they can say something else, acceleration and angle, क्योंकि angle is dimensionless. अभी थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए what you could have done is going back to the options. देखो अभी m0 दो जगह पे है, T0 भी दो जगह पे है, लेकिन L0 एक ही जगह पे है. 4 में से एक, तो सिर्फ L के डायमेंशंस पहले चेक करने चाहिए थे, तो टाइम बचता. अगर L2 L4 L6 और L-6 कितना हो गया? 0. तो इट वाज क्लियर कि ऑप्शन क्या आएगा? D. गुड. चलो अगला क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. Hopefully screw gauge or vernier caliper you have revised hopefully. तो रिवाइज किया है तो ये आंसर आपको आ जाएगा. वैसे आई थिंक दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, तो वी शुड स्किप दिस. इस टाइप का क्वेश्चन तो हुआ है, आंसर भी 2.98 ही आने वाला है जस्ट बाय रीडिंग द क्वेश्चन. क्योंकि देखो हमने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा अलग था, वो सिर्फ वैल्यूज अलग थे, बाकी सब सेम है. चलो कर ही लेते, डजंट मैटर. इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग स्क्रू गेज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. तो हमने कल ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था. स्क्रू गेज मूव्स 0.5 mm ऑन मेन स्केल इन 1 रोटेशन. तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट मतलब पिच कितना हो गया 0.5. टोटल डिवीजन तो सबके उसके इधर 50, तो टोटल डिवीजन 50. मेन स्केल रीडिंग इज 2.5. 45th डिवीजन इज कोइंसाइडेंट डिवीजन एंड इंस्ट्रूमेंट हैज 0.03 mm ऑफ नेगेटिव एरर. कल हमने किया था सॉल्व, किया था ना. तो आंसर क्या था बताओ, भूल गए. 2.98. रिपीटेड क्वेश्चन है, कल ही हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम. 12th नंबर क्वेश्चन. The vernier scale of a traveling microscope has 50 divisions which coincides with 49 main scale divisions. If each main scale division is 0.5, each main scale division is 0.5, मतलब पिच दिया है जिसको हम लोग 1 main scale division भी बोलते हैं, 0.5 mm, then the least count of the microscope is. अब तक हम लोग least count find कर रहे थे कौन से फॉर्मूला से, पिच अपॉन टोटल डिविजन्स, मतलब लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल अपॉन टोटल डिविजन्स. लेकिन जब तुमको टोटल डिविजन्स दिए नहीं होते, क्योंकि नहीं दिए यहाँ पे, तो उस केस में लीस्ट काउंट का एक अलग सा फॉर्मूला बनता है. तो उस केस में लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 MSD माइनस 1 VSD. अब 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू तुमको दी हुई है 0.5 आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 0.5 mm. और आंसर सेंटीमीटर में mm दोनों में है, तो चेक कर लेंगे बाद में. तो 0.5 mm इज 1 मेन स्केल डिवीजन. अब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे फाइंड करते हैं, तो व्हाट दे आर टेलिंग यू इन द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि 50 डिविजन्स किस पे, वर्नियर स्केल पे, कोइंसाइड्स विद 49 मेन स्केल डिविजन्स. तो 50 VSD इक्वल्स टू हाउ मच, 49 VSD, राइट. तो 1 VSD कितना हो जाएगा, 1 VSD विल बी 49/50 MSD. बराबर ना, बराबर लिखा है मैंने. यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, MSD. श्योर. MSD इज नॉट महेंद्र सिंह धोनी, इट इज मेन स्केल डिवीजन, राइट. तो 49 मेन स्केल डिविजन्स वेर कोइंसाइडिंग विद 50 डिविजन्स. कोइंसाइड मतलब डिस्टेंस इज सेम, इसलिए 50 VSD इक्वल्स टू 49 MSD. तो 1 VSD इक्वल टू 49/50 MSD. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from equation number 1 and 2, you have least count equals to 1 main scale division minus 1 vernier scale division. But what is 1 vernier scale division? 49/50 main scale division, right. तो इसमें से मेन स्केल डिवीजन कॉमन निकाल लो. 1 मेन स्केल डिवीजन कॉमन निकल गया, 1 minus 49/50. हाउ मच इज दैट, 1/50. तो मेन स्केल डिवीजन बाय 50. एंड हाउ मच इज 1 मेन स्केल डिवीजन, दिया है ना आपको, कितना दिया है, 0.5. तो 0.5/50 mm में आएगा. व्हाट इज 0.5/50, 5/500 मतलब 1/100. 1/100 कितना होता है, 0.01. तो 0.01 mm ऐसा आंसर आना चाहिए, 0.01 mm, ऑप्शन नंबर ए. चलो अगला क्वेश्चन, जिनका बाकी थोड़ा सा फास्ट. तो व्हेन टोटल डिविजन्स आर नॉट गिवन, तो हाउ विल यू फाइंड आउट लीस्ट काउंट, 1 MSD minus 1 VSD.
Question number 13th. This is easy. The equation of state of a real gas is given by P plus A by V square into V minus V equals to RT, where P, V and T are pressure, volume and temperature respectively, and R is universal gas constant. The dimensions of A by B square is that of PV, P, RT and R. Good. अब आपको सबसे पहले रियल गैस इक्वेशन दिया है. आई होप कि आपने केमिस्ट्री में आइडियल गैस और रियल गैस इक्वेशन अच्छे से कवर किया है, एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू नो द डिफरेंस होपफुली. तो व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? PV इक्वल्स टू NRT, N की वैल्यू 1 हो गई तो PV इक्वल्स टू RT, राइट. एंड रियल गैस इक्वेशन तो ये लिखा है. तो ये रियल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन तो अलग अलग क्यों आ रहा है? Why are not they same? Because of assumptions of kinetic theory of gases. हमने एक assumption ऐसा लिखा था, if you remember, do you remember? The volume occupied by the gas is equal to the volume of the container. तो अगर मेरे पास एक कंटेनर है, लेटर से 1 लीटर का कंटेनर है, तो उसमें अगर मैंने गैस फिल कर दिया तो गैस का वॉल्यूम भी कितना लेते हैं? 1 लीटर. बट इन रियलिटी गैस मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है. तो इसका मतलब द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज़ फार लेस देन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. अब क्योंकि एक्चुअल वॉल्यूम कम है तो एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है. अब क्योंकि एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स को मोशन का फ्रीडम ज़्यादा है, और क्योंकि फ्रीडम ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स घूमते घूमते वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड होंगे, एंड कोलिजन लीड्स टू प्रेशर. हमने प्रेशर का इक्वेशन भी डिराइव किया था. ज़्यादा अगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिक्यूल्स मूव नहीं हो पाएंगे. अगर मूव नहीं होंगे तो कोलिजन्स क्या होंगे? कम. तो कोलिजन कम होंगे तो प्रेशर भी क्या होगा? कम. लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स में एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है तो दे अंडरगो मोर कोलिजन, मतलब प्रेशर इंक्रीजेस. तो देखो ये P प्लस समथिंग, प्लस क्यों आया? बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर, राइट. और V माइनस इज फॉर अ वेरी सिंपल रीजन. व्हाट इज द रीजन ऑफ V माइनस? अभी बोला मैंने, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इसलिए V माइनस B. गुड. तो ये माइनस इसलिए होता है बिकॉज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इसलिए माइनस, हेंस प्रेशर इंक्रीजेस. तो ये आ गया रियल गैस इक्वेशन. गुड. अब ठीक है, इतना पता है तो बहुत हो गया. अब रिमेंबर, अगर मैं दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स उन दोनों के डायमेंशन होंगे सेम. तो मैं अगर V माइनस B कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि B और V के वॉल्यूम सेम, डायमेंशंस सेम है. V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या होते हैं? L⁻3. क्या होता है? L⁻3. तो यू हैव L⁻3. गुड. एंड देन प्रेशर में हम लोग A बाई वी स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, मतलब प्रेशर और A बाय वी स्क्वायर के डायमेंशंस आर सेम. तो इसका मतलब A के डायमेंशंस आपको मिल जाएंगे, यहाँ से क्या मिलेंगे? A के डायमेंशंस P इंटू वी स्क्वायर. V तो L⁻3 था तो उसका स्क्वायर मतलब L⁻6. P इज प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज M1 L1 T-2 अपॉन L2. मतलब M1 L1 T-2. ये कौन था? फोर्स. कौन था ये? फोर्स. और नीचे क्या है? L2. ये जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा? M1 L-1 T-2. ये याद होना चाहिए. स्ट्रेस भी यही है, यंग्स मॉडुलस भी यही है, प्रेशर भी यही है, तो आपको याद होना चाहिए. तो व्हाट यू हैव इन टोटल? M1 L5 T-2. ये A के है. हमको क्या चाहिए था? किसके डायमेंशंस पूछे थे हमसे? A बाय बी स्क्वायर. सो दिस इज A. बराबर? पक्का. तो A बाय बी स्क्वायर. देयर आस्किंग यू A बाय बी स्क्वायर. जस्ट अ मिनट. ओके. तो दे आर आस्किंग यू A बाय बी स्क्वायर. M1
L5 M1 L5 M1 L5 T minus 2 अपॉन B स्क्वायर. B स्क्वायर क्या आएगा? B स्क्वायर L रेज़ टू 6 L रेज़ टू 6. तो ये क्या हो जाएगा? M1 L minus 1 and T minus 2. तो M1 L minus 1 T minus 2, राइट? बताओ. अभी तो बोला था प्रेशर इज M1 L1 T minus 2. तो किसके डायमेंशन से ये प्रेशर? तो ऑप्शन नंबर बी. बेसिक क्वांटिटीज़ के डायमेंशन याद होने चाहिए आपको. यू शुड रिमेंबर प्रेशर, यू शुड रिमेंबर ऑफ कोर्स स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस. ऑफ कोर्स यू शुड रिमेंबर द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी. ये तो पता होना ही चाहिए कम से कम. अभी देखो ये पता होगा बेसिक. तो अभी अगला क्वेश्चन, इट इज़ जस्ट लिस्ट. दो लिस्ट है आपके पास, उन दोनों को आपको बस मैच करना है. तो मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो वी हैव लिस्ट 1, लिस्ट 2. लिस्ट 1 में यू हैव बीन गिवन नेम्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. लिस्ट 2 में उसके डायमेंशंस एंड आपको सिर्फ मैच करना है. ओके, गुड, फाइन. तो अभी आप बताओगे, यू विल टेल मी द आंसर. चलो जो पता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं. एंगुलर मोमेंटम हमने अभी फाइंड किया था. MVR M1, V is L1 T minus 1 and R is again L1. तो क्या आया? M1 L2 T minus 1. तो M1 L2 T minus 1 कहाँ दिख रहा है? तो C with 2. कहाँ पे है C with 2? कहाँ पे है? C और D. मतलब ये तो गए. ठीक है, कोई बात नहीं. अब सरफेस टेंशन देख लेते हैं. सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ. फोर्स अपॉन लेंथ. फोर्स है M1 L1 T minus 2 अपॉन लेंथ इज L1. तो L1 L1 कैंसिल. तो M1 L0 T minus 2 कहाँ पे है? 4. इसका मतलब B गोज विथ 4. तो B गोज विथ 4 कहाँ पे आया? ऑप्शन सी. D भी तो हो सकता नहीं. हाँ, C है. ओके, ऑप्शन C. डन. तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी याद है क्या आपको? नहीं याद होगा. नहीं याद होगा ना? याद नहीं होगा, याद होना चाहिए था. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. व्हेन अ लिक्विड फ्लोज वी इमेजिन द लिक्विड टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स. तो जब लिक्विड फ्लो होता है तो लिक्विड का एक लेयर दूसरे के ऊपर से फ्लो होता है. मतलब दो लेयर्स में कांटेक्ट, और जहाँ कांटेक्ट होता है वहाँ पे कांटेक्ट फोर्स होता है. और वो जो फोर्स ऑफ कांटेक्ट है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है. और फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू लेयर्स of liquid is given by Newton's law of viscosity, which tells you that the force is proportional to area and inversely proportional to velocity gradient dv by dx. इन्वर्सली के डायरेक्टली नहीं याद है. वही तो चेक करना था मुझे, याद नहीं है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वो. गुड. तो फोर्स इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ईटा. यही होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए डी वी बाई डी एक्स. तो ईटा इज एफ बाई ए डी वी बाई डी एक्स. तो ईटा के डायमेंशंस फाइंड करने होंगे तो फोर्स के डायमेंशंस लगेंगे, एरिया के डायमेंशंस. फोर्स अपॉन एरिया हमने अब भी देखा वो प्रेशर ही होता है. वो m1l-1 t-2 और dv इज वेलोसिटी ऑफ कोर्स, dx इज डिस्टेंस. तो f बाई ए तो वी नो m1l-1 t-2. ये f बाई ए आ गया. वेलोसिटी इज l1 t-1. उसके नीचे डिस्टेंस है l1, ये हो गया कैंसल. ये t -2 और ये t -1, तो t -1 बचेगा न्यूमरेटर में. तो m1l-1 t-1, m1l1 t-1, a goes with c, a with c, right. और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कोई भी टाइप का एनर्जी हो, m1l2 t-2, तो d with 1.
गुड. तो ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. आई नॉट गिव यू टाइम टू राइट दिस डाउन बिकॉज ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू these are some dimensions of basic quantities. Next question, question number 15th. A force is represented by F equal to ax square plus bt raised to half. पहली बात थोड़ा गलत है लेकिन जो भी दिया है वो करना पड़ेगा अपने को. ठीक है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. एनीवेज आई विल नॉट गो इनटू दैट नाउ, बट फोर्स का इक्वेशन जो दिया है वो मान लो. ax square plus bt raised to half where x is distance and t is time. The dimensions of b square by a are. ठीक है, गुड. तो f इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bt raised to half. b स्क्वायर बाय a के डायमेंशन सही है. फिजिक्स में लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी टर्म्स हो, राइट हैंड साइड पे जितने भी टर्म्स हो, सबके डायमेंशंस सेम होते हैं. क्लियर यहाँ तक? इसका मतलब फोर्स के डायमेंशंस और a इंटू एक्स स्क्वायर के डायमेंशंस क्या आएंगे? सेम. यहाँ से तुमको a के डायमेंशन मिल जाएंगे फोर्स अपॉन एक्स स्क्वायर के डायमेंशंस. फोर्स के डायमेंशंस तो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, m1 l1 t माइनस 2, और डिस्टेंस है x तो l रेज टू 2 आया नीचे, बराबर. तो ये हो गया l माइनस 1. तो यू हैव a के डायमेंशंस एज m1 l माइनस 1 एंड t माइनस 2. ये a के डायमेंशंस हुए. Now similar for B, force के dimensions will also be equal to dimensions of bt raised to half. तो bt raised to half. Good. तो B के dimensions क्या आ जाएंगे आपके पास? फोर्स के dimensions अपॉन t raised to half के dimensions. हमको b स्क्वायर से है ना, तो डायरेक्ट स्क्वायर ही कर लो, बेटर ऑफ स्क्वायर कर लो इसको. तो b स्क्वायर के dimensions क्या आएंगे? फोर्स के स्क्वायर के dimensions और t रेज टू हाफ का स्क्वायर इज t के डायमेंशंस. गुड. फोर्स के डायमेंशंस क्या होता है? m1 l1 t माइनस 2 का स्क्वायर, m2 l2 t माइनस 4 अपॉन t1, क्योंकि t वॉज टाइम. गुड. तो ये आ गया आपका m2 l2 t माइनस 5. ये किसके डायमेंशंस आ गए? b स्क्वायर के. हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था? b स्क्वायर बाय a. तो दे आर आस्किंग यू b स्क्वायर बाय a. तो b स्क्वायर बाय a, सो b स्क्वायर बाय a. तो ये आ गया m2 l2 t रेज टू माइनस 5 अपॉन a के डायमेंशन हमने फाइंड किए ना, क्या थे? m1 l माइनस 1 t माइनस 2, m1 l माइनस 1 t माइनस 2. तो ये हो गया m1 t सॉरी L3 और T माइनस 3, बराबर, करेक्ट. तो देखो M1 L3 T माइनस 3, ऑप्शन नंबर A. चलो अगला क्वेश्चन. थोड़ा लिखने का स्पीड बढ़ाओ आप लोग, गोइंग टू स्लो. Next question, question number 16th. Question number 16. Applying the principle of homogeneity of dimensions, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम होते हैं. मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे m का पावर, राइट हैंड साइड पे m का पावर, लेफ्ट हैंड साइड पे l का पावर, राइट हैंड साइड पे l का पावर, सब सेम होता है. डिटरमाइन विच वन इज करेक्ट. तो क्या करेक्ट है ऐसा पूछा है. दिस इज जोक. T is time period, G is gravitational constant, M is mass and R is radius of orbit. It's too simple. Do you remember what is time period of Earth around Sun or Moon around Earth? ठीक है, doesn't matter, सेम ही पड़ेगा, फॉर्मूला सेम बनता है. चलो अर्थ का ही केस लेते हैं, अर्थ अराउंड सन. टाइम पीरियड. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तुम फटाफट आंसर दे दोगे, बट यू आर नॉट आंसरिंग. नहीं तो फिर डायमेंशन एनालिसिस यूज करोगे तो इट विल बी टू लेंदी. गए. व्हाट इज वेलोसिटी? बेसिक फॉर्मूला ऑफ स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, assuming
अर्थ का ऑर्बिट अराउंड सन, ऐसा अज्यूम कर लो कि सर्कुलर है, वो सर्कुलर है नहीं, वैसे एलिप्टिकल है। तो एक राउंड में अगर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट आर है तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और एक राउंड को लगने वाले टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड टी। अब यहाँ पे वेलोसिटी तो है नहीं, क्योंकि ये भी याद होना चाहिए, इफ एन ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकली इन ग्रेविटेशन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट, तो उसका वेलोसिटी होता है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या होता है वो? क्रिटिकल वेलोसिटी। और क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √of gm/r। मैं वो उन्होंने बोला है आप डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करो, मुझे नहीं करना, इट विल बी लेंदी, नहीं करना। तो डायरेक्ट टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होता तो हो गया, अब तक हो जाता क्वेश्चन। तो ठीक है, अभी नहीं याद है तो नहीं याद है। फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड्स आर सेम, तो राइट हैंड साइड्स विल ऑल्सो बी द सेम। तो √of gm/r इक्वल्स टू क्या आया, 2 पाई r/t, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। gm/r इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r² अपॉन t², बराबर। तो t² इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r³/gm, 4 पाई स्क्वायर r³/gm। कहाँ पे है सब? ऑप्शन नंबर सी। गुड। वैसे सिर्फ इतना भी पता होता ना, इतना, कितना, केप्लर्स थर्ड लॉ विच इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट अराउंड सन का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो t² प्रोपोर्शनल टू r³, मतलब ये दोनों में से एक, और नीचे gm आता ही है, तो हो गया ऑप्शन नंबर सी। Quick. What is Kepler's first law of motion? Of course, planetary motion. जिसको लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हो। All the planets revolve around sun in elliptical orbit with sun at one of the foci. Second law, Kepler's second law, जिसको तो लॉ ऑफ एरियाज बोलते हो। The line joining the sun to the planet sweeps equal areas in equal intervals of time. Fast. Question number 17. A vernier caliper has 20 divisions on the vernier scale which coincides with 19 divisions of the main scale. So 20 vernier scale division equal to 19 main scale division. The least count of the instrument is 0.1 mm. Least count आपको डायरेक्ट बता दिया 0.1 mm. वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू हाउ मच mm, ऐसा पूछा है। तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट फॉर्मूला? 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD माइनस 1 VSD, राइट। लीस्ट काउंट की वैल्यू दी है 0.1 mm और आंसर भी mm में, तो विल नॉट कन्वर्ट। 1 MSD माइनस 1 VSD, बट व्हाट इज 1 VSD फ्रॉम हियर? 19/20 MSD। 1 VSD 19/20 MSD, ऐसा आएगा। तो यह आ जाएगा 19/20 MSD। तो 1 माइनस 19/20 कितना होता है? तो 1/20 MSD। तो 1 MSD कितना हो गया? 0.1 इंटू 20 मतलब कितना? 2। तो आंसर इज 2 mm। 2 ऑप्शन बी।
Quick. Fast. Question number 18. The pair of physical quantities not having same dimensions is. तो आपको 4 ऑप्शन में दो फिजिकल क्वांटिटी दिए हैं और आपको पूछा है कि किसके डायमेंशन सेम नहीं है ये बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो, मैंने आज और कल 2 लेक्चर में बहुत बार बोला कि प्रेशर और यंग मॉड्यूलस के डायमेंशन सेम होते हैं, तो वो तो सेम है। देन टॉर्क और एनर्जी सेम होता है, क्योंकि टॉर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस एंड एनर्जी मतलब वर्क इज ऑल्सो फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन सरफेस टेंशन एंड इम्पल्स चेक कर लेंगे। वैसे पता होना चाहिए इम्पल्स बेसिकली मोमेंटम ही होता है, वो फोर्स इनटू टाइम दैट इज मोमेंटम। वो कहाँ से आया? फोर्स इफ यू नो इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको तुम m इंटू ए लिखते हो वो यही होता है। अब m इंटू ए कहाँ से आया? तो यू राइट डाउन मोमेंटम एज mv, मास तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर जाएगा, तो m डेल्टा v बाई डेल्टा टी, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। हाँ, तो बेसिकली ये ma और डेल्टा p बाई डेल्टा टी सेम, तो डेल्टा p इज f डेल्टा t, इसको बोलते हैं इम्पल्स और डिनोट करते हैं j से। तो बेसिकली मोमेंटम ही है वो, तो वो मोमेंटम है तो टाइम वेस्ट मत करो, अभी इसके बाद मत करना। मोमेंटम के डायमेंशंस पता होने चाहिए। m इंटू वी, m1 v इज l1 t माइनस 1, ये मोमेंटम आ गया, मतलब इम्पल्स आ गया। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो वो और ये मैच नहीं होंगे, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि सरफेस टेंशन s फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स है क्या m1 l1 t माइनस 2 और ये l1, तो क्या हो गया m1 l0 t minus 2, तो दिस 2 quantities do not have the same dimensions, option number B. Done, simple. तो impulse is change in momentum and momentum के dimensions same ही होते हैं। और J ये motion kinematics में impulse होता है। What is J in current electricity? Current density, current upon area. चलो quick. First, next question 19th लिखा भी है, नीट 2021 PYQ. If F is force, A is acceleration and T is time आर चोजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब मास लेंथ टाइम के जगह पे फोर्स एक्सेशन और टाइम को तुमने फंडामेंटल मान लिया,
फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक जो हम लोग कन्वेंशनल वे यूज करते आ रहे हैं, एनर्जी के डायमेंशंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ एफ ए एंड टी, तो प्रोपोर्शनल टू एफ रेज टू एक्स, ए रेज टू वाई एंड टी रेज टू जेड। फिर क्या करते हैं, एनर्जी के डायमेंशन लिखते हैं, फोर्स के डायमेंशन लिखते हैं, एक्सीलरेशन के लिखते हैं और टाइम के लिखते हैं, और फिर हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब वो मैं करने वाला हूँ नहीं, बिकॉज वो सिर्फ आपको मेथड पता होना चाहिए। इन सम केसेस हम लोग फॉर्मूला से नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन यहाँ हो सकता है। किसके डायमेंशन चाहिए, एनर्जी। किसके टर्म में चाहिए, फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम। जस्ट कीप दैट इन माइंड। डू यू नो एनी फॉर्मूला ऑफ एनर्जी जिसमें फोर्स आता हो, फोर्स आता हो। वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हो गया, गुड, पक्का पक्का। तो फोर्स तो आ गया। अब आपको सिर्फ x नहीं चाहिए, तो x की जगह पे कौन चाहिए, टाइम और एक्सेलरेशन। अब वो कहाँ से आएगा, यू नो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन हमको वेलोसिटी तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, राइट। तो डू यू ऑल्सो नो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो गया, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, बराबर, राइट। तो 3 को 2 में सब्स्टिट्यूट करो और फिर वो 1 में सब्स्टिट्यूट करो। तो फ्रॉम 2 and 3 x इक्वल्स टू, व्हाट इज x इक्वल्स टू vt, बट व्हाट इज v, at। तो at इंटू t मतलब क्या हो गया, at स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 1 and 4, फ्रॉम 1 and 4 एनर्जी was F into X, तो F A T स्क्वायर, राइट, F A T स्क्वायर। कहाँ पे ऐसा F A T स्क्वायर, ऑप्शन बी। तो 19 का आंसर आना चाहिए बी। क्विक। तो ये एक मेथड है, और इसी मेथड में और एक वेरिएशन भी बन सकता है। डिपेंड्स ऑन एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तुम उसके ऊपर। मैं बता देता हूँ। अभी ये तो ठीक है, हम लोगों ने वर्क डन को एनर्जी मान के सॉल्व कर लिया, F इंटू एक्स, एक्स इज बी टी, वी इज ए टी। तो फाइनली आ गया आपका F A T स्क्वायर। 2 स्टेप थे वो, सिर्फ वो सिस्टमेटिक लिखा है तो नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ गए। और यू नो एनर्जी इज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। चलो काइनेटिक से स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक इज mv स्क्वायर। मुझे पता है हाफ mv स्क्वायर होता है, मैं डायमेंशनली बात कर रहा हूँ। आई नो इट इज हाफ mv स्क्वायर, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। यू नो मास इज फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। F इक्वल टू m है, तो व्हाट इज m, F बाई a। तो F बाई a, और v क्या होता है, a इज v बाई t, तो व्हाट इज v, a t। तो a स्क्वायर t स्क्वायर, a के कैंसिल हो गया, तो F A T स्क्वायर हो गया। गुड। टाइम वेस्ट मत करना डायमेंशन लिखने में, ये मेथड यूज करना, दोनों में से कोई भी एक। डू नॉट वेस्ट योर टाइम राइटिंग डाउन डायमेंशंस। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। फिर वही मैच कॉलम 1 कॉलम 2, लिस्ट 1 लिस्ट 2। ओके, फिर वही बात है, मास डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, m1 L माइनस 3, मास अपॉन वॉल्यूम m1 L माइनस 3, मतलब A गोज विथ 4,
तो ए एंड 4 कहाँ दिख रहा है? 4 ए सी डी। इम्पल्स तो अभी बताया था, मोमेंटम होता है m1 l1 t माइनस 1, m1 l1 t माइनस 1, तो 2 और b एंड 2, ए और डी में से एक। पावर वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज m1 l2 t माइनस 2 बिकॉज वर्क इज एनर्जी, m1 l2 t माइनस 2 अपॉन टाइम, तो t माइनस 3, m1 l2 t माइनस 3 कहाँ पे है? तो c विथ 1, तो c विथ 1 मतलब कहाँ पे आया? ऑप्शन नंबर डी। गुड, नथिंग टू राइट हियर। वेरी गुड। अब इसके भी रिमेंबर 21 के भी दो पॉसिबल सॉल्यूशंस है, एक लेंथियर वन, एक शॉर्टेस्ट वन, ओनली 1 और 2 स्टेप, बट वो डिपेंड करता है कि तुमको क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन याद है कि नहीं, और नहीं याद होगा इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। आई नो यू डू नॉट रिमेंबर, तो मैं तुमको दूसरा मेथड ही बता दूंगा। इफ द डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी, वैसे क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन याद है? बताओ क्या है? उसके लिए पता होना चाहिए व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। So remember the velocity beyond which streamline flow converts to turbulent flow is called as critical velocity, और उसका फॉर्मूला आता है रेनॉल्ड्स नंबर इनटू, भूल गए, समथिंग अपॉन समथिंग, नहीं यार, तो इट्स अ पनिशमेंट फॉर यू, गो एंड रिवाइज, क्योंकि 1 स्टेप में आंसर आएगा अगर वो याद होगा, नहीं याद ना अभी लंबा सॉल्यूशन। If dimensions of critical velocity Vc of a liquid flowing through a tube are expressed as eta raised to x, where eta is coefficient of viscosity दिया होगा, बोला है rho is density, तो rho raised to y and r raised to x, where r is the radius of the tube, then the values of x, y and z are, तो आपको बोला है critical velocity Vc is proportional to eta raised to x, rho raised to y and r raised to z। एक्स वाई एक्स बोल दिया उन्होंने, दे शुड से दिस एज जेड। गुड गुड। तो वी सी के डायमेंशंस इक्वल टू ईटा के डायमेंशंस रेज टू एक्स, रो के डायमेंशंस रेज टू वाई एंड आर के डायमेंशंस रेज टू जेड। वी सी के डायमेंशंस होते हैं m0 l1 t माइनस 1, वेलोसिटी है ना वो, l1 t माइनस 1। ईटा के डायमेंशंस मैंने आज ही जानबूझ के तुमको फाइंड करके दिए थे बिकॉज लगने वाला था, somewhere over here। क्या है? m1 l माइनस 1 t माइनस 1, तो ये आ गया m1 l माइनस 1 t माइनस 1 रेज टू x, राइट। डेंसिटी इज डेंसिटी, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ, डेंसिटी है डेंसिटी, मास m1 l माइनस 3 अपॉन वॉल्यूम था तो ऊपर ले आए, रेडियस तो डिस्टेंस ही होता है। गुड। तो यू हैव m0 l1 t माइनस 1, तो m रेज टू x, l रेज टू माइनस x, t रेज टू माइनस x, m रेज टू y, l रेज टू माइनस 3y एंड l रेज टू z। तो यहाँ से m0 l1 t माइनस 1, m दो ही जगह पे है, m रेज टू x प्लस y, l माइनस x माइनस 3y, t माइनस x और साथ में, अच्छा वो z भी है ना l में, t appears only once, okay, then this is plus z, क्योंकि l 1 2 3 बार आया, करेक्ट। गुड गुड। तो सबसे पहले माइनस x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस x की वैल्यू क्या आ गई? -1, तो माइनस x इक्वल्स टू -1 मतलब x इक्वल्स टू +1। टेक अ ब्रेक एंड गो एंड चेक, x इक्वल्स टू +1, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, उन दोनों में से एक, राइट। गुड। देन अभी एक ही चेक करना रहेगा आपको, क्योंकि x y और z की वैल्यू सेम आ रही है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। तो चेक इट अगेन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू -x, तो y इक्वल्स टू -1 हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 1 -1 -1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करके देने वाला हूँ क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है 22, हमने सॉल्व किया था ये रिपीटेड क्वेश्चन 22। क्वेश्चन नंबर 23, ओके गुड क्वेश्चन। इसके भी एक दो मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, मैं तुमको सिंपलेस्ट बता देता हूँ, सिंपलेस्ट से ही सॉल्व कर लेंगे। द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन SI यूनिट is 128 kilogram per meter cube. In certain units in which the units of length is 25 centimeter and the unit of mass is 50 gram, the numerical value of density of the material is. तो पहले तो क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज SI यूनिट में डेंसिटी 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। कुछ नया सिस्टम ऑफ यूनिट है, ना CGS है ना FPS है, सम न्यू सिस्टम जिसमें जो लेंथ का यूनिट है वो 25 सेंटीमीटर है। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल SI यूनिट में व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ 1 मीटर। मतलब हम जब भी लेंथ मेजर करेंगे तो हम इन कंपैरिजन विथ 1 मीटर करेंगे। मतलब एक स्केल बना लेंगे 1 मीटर का एंड देन वी विल मेजर इन टर्म्स ऑफ 1 मीटर। so maybe you get answer as 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर जो भी आएगा। सिमिलरली मास के लिए ये तो बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अभी फिलहाल तो अभी सब डिजिटाइज हो गया, लेकिन अर्लियर अभी भी कई जगह पे मिलेगा आपको। वेट बैलेंस देखा है आपने? तो वेट बैलेंस में क्या होता है कि इफ़ यू गो एंड बाय सम फ्रूट्स, अगर आपने बोला कि हमको 1 किलोग्राम ये फ्रूट दे दो, तो एक साइड में वो 1 किलोग्राम का एक स्टैंडर्ड रखते हैं, दूसरे साइड में फिल करते जाते जब तक क्या नहीं होता बैलेंस, राइट। मतलब वहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ मास इज 1 kg, मे बी ½ kg का भी होता है उनके पास। तो एक नया सिस्टम है, उसमें हम लोग 50-50 के स्टेप्स में ही मेजर करेंगे। तो मास इज मेजर इन टर्म्स ऑफ 50 ग्राम बना सकते हैं ना। मैं 50-50 ग्राम के छोटे छोटे पत्थर बना के रख दूंगा, तो आई कैन मेजर 50 और 100 ग्राम और 150 ग्राम और 200 ग्राम। तो केजी के जगह पे जैसे हमारा स्टैंडर्ड 1 kg है, उनका 50 ग्राम है। हमारा लेंथ का 1 मीटर है, इनका कितना है 25 सेंटीमीटर। अब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं? वेरी इजी। You know what is 1 meter in centimeter? 100. You know what is 1 kilogram in gram? 1000. You know what is 1 joule in erg? 10⁻⁷, right? बराबर। What is 1 newton in dyne? 10⁵. The whole point behind telling you this is that कि ये नंबर है, ये भी नंबर है, और साथ में ये यूनिट है और ये भी यूनिट है, सिर्फ दोनों सिस्टम अलग है। ये नंबर और वो नंबर सेम नहीं है तो N1 N2, ये यूनिट और वो यूनिट सेम नहीं है तो U1 और U2। तो हमेशा ऐसा होता है N1 U1 इक्वल टू N2 U2, या फिर N इंटू U इज कॉन्स्टेंट। अगली बार से याद रख लेना, जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए बोला होगा ना n इंटू यू कॉन्स्टेंट, मतलब नंबर इंटू यूनिट इज कॉन्स्टेंट, मतलब N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अभी हमारा जो क्वेश्चन था उसमें N1 की वैल्यू 128 थी और U1 था किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और N2 की वैल्यू पूछा है, और किलोग्राम की जगह पे 50 ग्राम है, ऐसा उनका सिस्टम है। उसके बाद मीटर की जगह पे 25 सेंटीमीटर है, ऐसा उनका सिस्टम है, नॉट आर, उनका नया जो भी सिस्टम होगा वो। अब 128 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, क्योंकि ये किलोग्राम में तो या तो इधर किलोग्राम लिखो या तो यहाँ पे ग्राम लिखो, वन ऑफ द टू थिंग्स। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 10⁻², तो मीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाना था 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, बराबर। गुड। इक्वल टू N2 50G अपॉन 25 का क्यूब 25 इंटू 25 इंटू 20। मुझे क्यूब करना आता है, मैं करूँगा नहीं। गुड। कैलकुलेशन सिंपल करना है तो थोड़ा सा ऐसा सब ट्रिक्स यूज़ कर लेना। ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, राइट। 1 एंड 2 ओके। देखो 128, अच्छा इसको भी सिंप्लीफाई कर ही देते हैं ना फिर। 1 एंड 64 गुड। 64 ये 10⁻³ 10⁻³
3 याद रखना, और नीचे क्या है माइनस, तो ऊपर जाके क्या होगा प्लस। आंसर मैच नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे, विल सी। 10⁻⁹ नहीं आएगा आंसर, गुड। इक्वल टू N2, 25 × 25 यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 625। न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ तो गड़बड़ हो गई। यूनिट ऑफ मास 50 ग्राम दिया हुआ है, 50 ग्राम दिया हुआ है, 50 ग्राम मास अपॉन दिस क्यूब 25 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है 1 मीटर इज 10⁻², होता है ना, माइनस कहाँ से आ गया, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, उल्टा लिखोगे तो आंसर नहीं आएगा। ओके अब ठीक है, नाउ इट इज गुड, अब आ जाएगा आंसर 64। 25 × 25 पता है आपको, 625। ओके, और ये कितना हो गया 10⁻³ हुआ, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ इन टोटल, ये आ जाएगा आपका N2 वैल्यू, हो गया। अब इसको सिर्फ कैलकुलेट कर लो, व्हाट इज 625 × 64, नहीं पता, कोई बात नहीं। तो ये ऊपर लेके मत जाना, फिर इसको नीचे रखना, 1000 या फिर 100 × 10, क्यों 25 4 जा 25, व्हाट इज 25 20 जा 500, 25 5 जा, मतलब 25 हो गया ना, ये लिखा है तो 25 × 25, तो 25 × 25 लिखा था, कैलकुलेशंस 25 × 25, बंदा 4 जा, हाउ मच 2 जा 5 जा, हाउ मच 1 जा एंड 32, व्हाट इज 32 5 जा, अरे 32 5 जा 32 × 10 का आधा 160, कितना आएगा 160 है क्या आंसर में, नहीं, कुछ रह गया क्या रह गया, डिवाइड बाय 4 रह गया, 4 कहाँ से आया, डिवाइड बाय 4 नीचे, ओके, तो कितना आएगा बताओ, अभी तो आना चाहिए 4 की 40, गुड। तो ऐसा ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक नीट का PYQ था, सेम टाइप क्वेश्चन, सिर्फ कन्वर्ट करना था फ्रॉम 1 यूनिट टू अनदर, तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2, बाकी रेस्ट इज पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। अभी ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, और यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक भी है साथ में। लेट RCV रिप्रेजेंट इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज, इधर 3 दिए हुए, उधर 4 पैरामीटर बताए, तो इसको मैं सिर्फ करेक्ट करके देता हूँ, सॉल्व तो हमने कल ही कर लिया था, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इफ RCV नहीं, इफ लैम्डा R, C and V represent inductance, resistance, capacitance and voltage, dimensions of lambda by RCV। सिर्फ कल के क्वेश्चन में लैम्डा मतलब क्या था, L था, तो L/RT होता है CV भूल गए, A1 T1, तो TT कैंसिल होके A ऊपर जाता है, ऑप्शन नंबर D। अभी इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ओरली सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं पहले फॉर्मूला बताता हूँ। In an experiment, the percentage of error occurred in the measurement of physical quantity A, B, C and D are 1%, 2%, 3%, 4%. A में error कितना है 1, B में कितना है 2, C में कितना है 3, D में कितना है 4. Then the maximum percentage error in the measurement of X, where X is, तो X equal to क्या है, A square B raised to half अपॉन C raised to 1/3 and D cube. आप सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 फाइंड कैसे करते हैं। डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 कैसे करते हो पता है, a का पावर 2 मतलब डेल्टा a बाई ए इंटू 100 परसेंटेज है ना, प्लस b का पावर हाफ डेल्टा b बाई बी इंटू 100, देन c का पावर कितना है
1/3, तो +1/3, और इवन दो सी इज इन डिनोमिनेटर प्लस ही लिखा जाता है हमेशा, तो डेल्टा c/c इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा d/d इंटू 100 हो गया। गुड। अब सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड कैलकुलेशंस करने हैं एंड डन। तो यू हैव 2 इंटू 1%, क्योंकि ये 1% था, हाफ इंटू 2%, 1/3 इंटू 3% एंड 3 इंटू 4%। गुड। 2 + 1 + 1 4, और ये कितना है 12, तो कितना आ गया 16, तो 16। अब ऐसे क्वेश्चंस को ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अ स्मॉल ट्रिक। लुक एट द पावर ऑफ ए का पावर कितना है 2 इंटू एरर इन 1, एरर इन ए कितना, एरर इन ए 1, तो पावर 2 है, एरर इन ए इज 1, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2। बी का पावर, और बी में एरर तो हाफ इंटू 2 1, तो पहले का 2 अभी का 1, 3 हो गया। सी का पावर, और सी में एरर तो 1/3 इंटू 3 1, तो पहले का 3 और 1 4 हो गया। डी का पावर, डी का पावर 3, और पावर और उसमें एरर तो 3 इंटू 4, और पहले का 4 16। डो नॉट सॉल्व सच क्वेश्चन, ऐसा इतना कौन लिखेगा, जस्ट यूज दैट ट्रिक एंड डन। अभी तो लिख लो, एग्जाम में कौन लिखेगा। चलो बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मीन टाइम मैं इस पे एक क्वेश्चन बनाता हूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि ऑफ कोर्स यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि ये सब हमको फिजिक्स में कहाँ काम में आने वाला है। तो इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, या अच्छे से सुन लेना क्वेश्चन और बाद में आंसर करना। द मेजर्ड मास इज 100 ग्राम, कितना ग्राम, एंड द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट which is used to measure mass is 1 gram, कितना ग्राम 1 ग्राम, तो 1 ग्राम is the error, क्योंकि least count मतलब error होता है, और measured mass is 100 ग्राम, right, correct। in the measurement of density of a cube, अभी मैंने ये word add कर दिया, of a cube का mass है 100 और error है mass में 1, right, and the side of cube, side मतलब edge length, is measured using an instrument whose least count is 1 mm, कितना 1 mm, and the measured length of the side of cube is 10 centimeter, कितना 10 centimeter। estimate the error in the measurement of density। अभी ये और वो एकदम अलग अलग नहीं है। density is mass by volume of a cube is L cube, percentage error delta rho by rho into 100 will be delta m by m into 100 plus 3 पावर है ना, तो 3 times of delta L by L into 100। वही है, ये और वो अलग अलग चीज़ नहीं है। वो मास में एरर था 1 और मेजर्ड मास था 100, राइट। लेंथ में एरर था 1 mm विच इज 0.1 सेंटीमीटर, और जो लेंथ था वो 10 सेंटीमीटर, बराबर, करेक्ट। ये 100 इंटू 0.1 इज 10 और 10 कैंसर, ये भी कैंसर, तो एरर कितना आ गया 4%। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो फॉर्मूलाज से रटो मत, उसका एप्लीकेशन क्या है वो भी सोचना पड़ता है, तब जाके स्कोर होता है। तो सच टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन सॉल्व ओरली। Question number 26. Okay. A screw gauge gives the following readings when used to measure the diameter of a wire. Main scale reading 0 mm, okay. Circular scale reading मतलब coincident division 52. Given that 1 mm on main scale corresponds to 100 division on circular scale, the diameter of the wire from the above data is
सबसे पहले यहाँ पे एरर की बात ही नहीं हो रही है, मतलब द इंस्ट्रूमेंट डू नॉट हैव एनी जीरो एरर। तो उस केस में जो टोटल रीडिंग होगा ना वो सीधा सीधा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग तो दिया हुआ है, सर्कुलर स्केल रीडिंग तुम फाइंड करते हो कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट से। CDP दिया हुआ है 52, देन यू आर जस्ट सपोज टू फाइंड आउट लीस्ट काउंट। और मैंने अभी तुमको बताया कि लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन बराबर राइट माइनस 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे CSD है। गुड। और गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल, 1 mm ऑन मेन स्केल मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन करस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन। डायरेक्ट भी हो जाएगा, ये पिच है, दिस इज पिच एंड दैट इज टोटल डिवीजन्स। तो वैसा भी हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा, राइट। तो दोनों करके देखते हैं। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म, ये थोड़ा हिंदी हो जाता है। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म? पिच अपॉन टोटल डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। व्हाट इज पिच? पिच दिया है ना 1 mm और टोटल डिवीजन्स 100, राइट। तो हाउ मच इज दिस? 0.01 mm और आंसर इज इन सेंटीमीटर, तो इसको 0.001 सेंटीमीटर कर लेते हैं। हो गया डन। टोटल रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग तो तुम्हारा 0 mm मतलब 0 सेंटीमीटर है, राइट। एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग इज कोइंसाइडेंट डिवीजन जो 52 था, और इनटू क्या आएगा? लीस्ट काउंट जो 0.001 है। तो ये आ गया आपका 0.052 सेंटीमीटर, 0.052 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। लेट मी वेरीफाई। 26 ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आया? बी करेक्ट, डन। Quick. First. Done. तो अभी हम एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 34th। ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी फॉर योर असाइनमेंट, क्योंकि 34th टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ अब तक एक भी, तो दैट इज व्हाई वी आर सपोज टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। थोड़ा लेंदी है लेकिन हो जाएगा विद इन 5 minutes। इन सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स while measuring the period of oscillation of a simple pendulum, the readings turn out to be 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 and 2.80 second. Calculate the mean absolute error. सबसे पहले समझ लो कि जब हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता है, तो हम लोग मल्टीपल मेजरमेंट्स लेते हैं, उसका एवरेज कर लेते हैं, वो एवरेज को मीन वैल्यू बोलते हैं और उस मीन को ही हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू मान लेते हैं। तो व्हेन यू डू नॉट नो, क्योंकि एरर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। जब मेरे पास ट्रू वैल्यू है ही नहीं तो हम मल्टीपल मेजरमेंट्स लेंगे और उसका एवरेज कर लेंगे एंड दैट बिकम्स द ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू बिकम्स द ट्रू वैल्यू। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, क्योंकि यहाँ पे 5 रीडिंग है तो T5 तक गया मैं, डिवाइड बाय 5, करेक्ट, गुड। देन ये सब ऐड कर लो, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइड बाई 5। अब कैलकुलेशन थोड़े फास्ट करने के लिए 2 2 2 5 बार आए तो 10 तो वही हो गया। अब 0.8 एंड 0.71 इज 1.51, 1.51 एंड 42 1.93, 1.93
1.93 एंड 56, 1.99 प्लस मतलब 2.49, 2.49 में 0.63 ऐड कर लिया, 2.52 में 6, 3.12, तो पहले का 10 और अभी का 3.12 कितना आया 13.12, तो 13.12 डिवाइड बाय 5, आई विल वेरीफाई, आता तो यही है, गुड। तो नंबर्स वेयर 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.8, 13.12 डिवाइडेड बाय 5, 2.624। अब ये रीडिंग करेक्ट है कि नहीं, हो सकता है घाई घाई में गलत कर दो, होता है ह्यूमन एरर, पर्सनल एरर बोलते हैं उसको, वो पार्ट ऑफ थ्योरी का, एनीवेज छोड़ दो उसको। अब जो मीन वैल्यू है ना वो सबसे छोटा और सबसे बड़ा वैल्यू के बीच में ही आता है। यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू कौन है 2.42, सबसे बड़ा कौन है 2.8, तो इन बिटवीन कहीं आएगा, तो दैट इज करेक्ट। तो दिस इज हाउ यू चेक कि जो कैलकुलेशन की है वो सही है कि नहीं, ये मीन वैल्यू है। अब एब्सोल्यूट एरर हमने डिफाइन किया था, वो था मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू का मॉड, एब्सोल्यूट मॉड। एब्सोल्यूट का मतलब होता है मॉड। अगर मैं पहले रीडिंग में एरर निकाल रहा हूँ, अगर मैं दूसरे रीडिंग में एरर निकाल रहा हूँ, तो तीसरे में फाइंड कर रहा हूँ, तो ऐसा सब करते रहना पड़ेगा आपको। जितने रीडिंग है उतने एरर आएंगे और उन सब का मीन लोगे, वो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो पहले एरर फाइंड करो, सारे के सारे रीडिंग्स में एरर फाइंड करो और उन सारे एरर्स का मीन लो, दैट इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट। तो कर लेते हैं, 2.624 में से पहले रीडिंग माइनस कर लेंगे, कितना आया 2.63, कितना आया 0.006, मॉड है ना मॉड, तो 0.006, राइट 0.006, माइनस लेना नहीं बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट मॉड वैल्यूज ओवर हियर। T2, तो 2.624, व्हाट इज T2 2.56, कितना आया 0.064, 0.064। उसके बाद थर्ड वैल्यू क्या थी जल्दी बताओ, 2.42, 2.42, 0.204, 0.204। फोर्थ वैल्यू 2.71, 2.624 माइनस 2.71, 0.086, देन 2.624 एंड 2.8, 2.624 माइनस 2.8, 176। अब इन पांचों का एडिशन, क्योंकि मेन एब्सोल्यूट एरर जिसको तुम डेल्टा टी एम बोलते हो, दैट इज डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 डिवाइडेड बाय 5। इन सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 5 करो, यू विल हैव योर आंसर। तो व्हाट वाज द फर्स्ट एरर इफ यू रिमेंबर, चलो इनको तो कर लेते हैं, 0.176 प्लस 0.086 प्लस 0.204 प्लस 0.064 था ये, it appears like 0, it's 064, तो प्लस 0.064 प्लस 0.006 डिवाइडेड बाय 5, तो 0.1072, तो ये आ गया 0.1072। अगेन जो मीन वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच में आता है, स्मॉलेस्ट फॉर 0.06 एंड लार्जेस्ट इज समवेयर 0.204, उसके कहीं बीच में, दैट इज करेक्ट। तो 0.10 राउंड ऑफ करोगे, नियरेस्ट देखोगे तो 0.11 नियरेस्ट, 0.10 नहीं 0.11। तो 34 का ऑप्शन ए देना चाहिए, आइडियली ए है।